आपको लिए चलते हैं मुंबई शिखर सम्मेलन। एबीपी न्यूज की खास पेशकश शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है। और हम हैं महाराष्ट्र की राजधानी, देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में, माया नगरी मुंबई, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव हैं तो थोड़ा तनाव भी महसूस किया जा सकता है। लड़ाई सत्ता की है, लड़ाई सरकार बनाने की है। 23 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन लड़ाई असली और नकली की भी है। असली शिवसेना कौन है? कौन है असली वारिस बाला साहिब ठाकरे का? असली एनसीपी कौन है? शरद पवार या अजित पवार गुट? यह पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ होने के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हों महाराष्ट्र में। और एक तरफ महाविकास अघाड़ी, 2.5 साल उन्होंने सरकार चलाई, उसमें कोरोना काल भी शामिल है। और दूसरी तरफ महायुति, इन्होंने भी 2.5 साल सरकार चलाई है। पहले एक 80 घंटे की भी सरकार बनी थी, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद। तो 2.5 साल का प्रदर्शन भी क्या आंका जाना है? और ऐसे में मुद्दे क्या होने वाले हैं? किन मुद्दों की दरकार है, पुकार है सड़क पर? गूंज किस बात की है? वो महंगाई है, बेरोजगारी है, महाराष्ट्र से गुजरात में उद्योग चले जाने का है, या लाडली बहना है? चुनावी घोषणा से ठीक पहले, तारीखों के ऐलान से पहले 10 दिन के भीतर 1250 से ज्यादा फैसले लिए हैं महायुति सरकार ने। आधी आबादी क्या बोल रही है? दलित जो बीजेपी से छिटकता दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, आरक्षण एक मुद्दा बना। कॉस्ट करेक्शन हो गई है क्या? हरियाणा के बाद फिर से फ्रंट फुट पर आती दिख रही है क्या बीजेपी? और मुख्यमंत्री कौन होगा? यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। 1985 के बाद एक पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई है महाराष्ट्र में, तो दोनों खेमों से चेहरों की भी भरमार है। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज का लोकप्रिय कार्यक्रम तो है ही, लेकिन यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न भी है। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए युवा चेहरा हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के आदित्य ठाकरे से बेहतर कौन हो सकता है? आदित्य, चुनावी शंखनाद तो हो गया है, पर पहली लड़ाई दरअसल आपके अस्तित्व की भी है, पहचान की भी है, विरासत की भी है, असली और नकली की है क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि यही बात स्पष्ट है कि ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की नहीं है। ये लड़ाई ना असली या नकली कौन है, क्योंकि असली नकली तो सबको पता है। चोर कोई चोरी करके छीन के ले जाए तो वो चीज़ उसकी नहीं होती। लेकिन ये लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता की है, लड़ाई महाराष्ट्र के अस्तित्व की है, और लड़ाई हर एक इंसान की है जो इस राज्य का नागरिक है। आप चोरी कर ले जाए, पर चुनाव आयोग ने तस्दीक की, स्पीकर ने उस पर मोहर लगाई। जो प्रक्रिया है, परंपराएं हैं इस देश में, उसके हिसाब से असली शिवसेना तो अब मुझे लगता है हम परंपरा नहीं, संविधान को देखना चाहिए हमें। और संविधान की लड़ाई आज भी हमारी कोर्ट में जारी है। शायद बहुत बार कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। शायद जस्टिस डिलेड है, शायद जस्टिस डिनाइड है, हो सकता है। लेकिन अब हम तो जनता की अदालत में जा रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये ना खुद के लिए है। देखिए, 2 साल पहले जो हुआ, हमारे साथ हुआ, मेरे पिताजी के साथ जो हुआ, या मेरे साथ जो हुआ, हमारी पार्टी के साथ जो हुआ, शायद हम कहीं चले जा सकते थे, हम अपना करियर बदल सकते थे, हम इससे बाहर भी हो सकते हैं। और पल भर के लिए मान लीजिए कि हम इसमें नहीं है अभी। ऐसा आया था ख्याल क्या कभी? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं, पल भर के लिए मान लीजिए हम इसमें नहीं है। जो महाराष्ट्र के साथ पिछले 2 साल में हुआ है, वो किसी भी हमारे पहले राज्यों में नहीं हुआ करता था, ना किसी गवर्नमेंट में हुआ करता था। बहुत सारे जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज थी वो निकल गई गुजरात में। कल ही देखिए ना, कल ही मोदी साहब ने जो परसों रोड शो किया वडोदरा में, कल में मैंने पत्रकार परिषद भी ली थी। एयरबस टाटा का जो प्रोजेक्ट है, हर जो प्रोजेक्ट है ये तो जा रहा है गुजरात, और हमारी सरकार सिर्फ टाटा कहती है। ये फर्क है।
एयरबस टाटा के प्रोजेक्ट का परसों अनावरण हुआ, भूमि पूजन हुआ, और उस भूमि पूजन के दौरान भाजपा ने जैसे कि हमें दिखा रहे, महाराष्ट्र को दिखा रहे कि आप किसी को भी वोट दो, भले हमें वोट ना दो या दो, हम तो सारे प्रोजेक्ट आपसे छीन के लेके जाएंगे गुजरात। ये तो बात उन्हें परसों साफ की है। जो रोड शो था, हमारे जख्मों में तो आप नमक छीट रहे हो, ये बात दर्द देती है। वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बल ड्रग पार्क हो, एयरबस टाटा हो, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट पार्क हो, ये सारी जो बातें हैं, ये तो आप देख रहे हो महाराष्ट्र में दर्द की बातें हैं, क्योंकि हमारी जो रोजगार की संधि थी वो इन्होंने छीन के लेके गए गुजरात में। गुजरात से कोई झगड़ा नहीं है, ना मराठी गुजराती झगड़ा है, लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश जाए, आप अगर झारखंड जाए, वहां के भी लोग कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें क्यों नहीं मिलते, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे लोगों को क्यों नहीं मिलते, ये सारी जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं आती है, सारे के सारे क्यों छीन के लेके जाते हैं गुजरात, या फोर्स करके क्यों लेके जाते हैं? अधूरी तस्वीर ही पेश कर रहे हैं बिल्कुल नहीं, आदित्य? साफ देखिए, आप पर भी जो आरोप लगते हैं, और 4 बड़े आरोप हैं सिलसिलेवार तरीके से, मैं उनको गिनवाता हूं। महालक्ष्मी रेस कोर्स रोड, आप वहां पर रोड़ा बनकर बैठ गए, आप एक स्पीड ब्रेकर, एक गति अवरोधक, हॉर्स ट्रेडिंग तो ये लोग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग तो बीजेपी करती है। नहीं, मैं गति अवरोधक की बात कर रहा हूं। आपने महालक्ष्मी रेस कोर्स रोड, बिल्कुल नहीं, महालक्ष्मी रेस कोर्स का प्रोजेक्ट है, उसको रोका महालक्ष्मी रेस कोर्स का प्रोजेक्ट मैं बिल्कुल रोकूंगा, क्योंकि इनको वहां खुद के कॉन्ट्रैक्टर्स को देखे क्लब हाउस बनाना है और अंडरग्राउंड कार पार्क बनाना है। ओपन स्पेस है, 226 एकड़ की ओपन स्पेस है। मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंस है वहां चलने को जाते हैं, दौड़ने को जाते हैं, कभी योगा करने जाते हैं, वहां ब्लाइंड क्लब है, फिर एक बहुत सारे ऐसे अन्य क्लब है। विकास नहीं, शाश्वत विकास होना चाहिए, और शाश्वत विकास ही जरूरी है। अगर आप देखें तो महालक्ष्मी रेसकोर्स में ओपन स्पेस ही रहनी चाहिए। मैं ये ओपन स्पेस बीजेपी के बिल्डर्स को नहीं देने दूंगा। बीजेपी ने अपनी जो ओपन स्पेसेस थी, अयोध्या की ओपन स्पेसेस को तक नहीं छोड़ा है। अयोध्या के आसपास की जो ओपन स्पेसेस थी, दिए लोधा साहब को, क्या वो कार सेवकों के लिए घर बनाएंगे या बेच के मार्केट में लाएंगे? आप आजकल अश्विनी वैष्णव को भी निशाना उन पर साध रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो रेलवेज को निशाना बनाया है। नहीं, पर मैं मेट्रो प्रोजेक्ट, मैंने नहीं निशाना बनाया, उन्होंने रेलवेज को निशाना बनाया। देखिए कितने एक्सीडेंट्स हुए पिछले 3 महीनों में। पर मेट्रो प्रोजेक्ट जो मुंबई में होना चाहिए था, उसे डिले करके 14,000 करोड़ रुपए का और नुकसान आपने करा दिया एक्सचेकर पर। अच्छा चलिए, मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताता हूं। पहली चीज तो यह है कि मेट्रो 3 का जो प्रोजेक्ट है, आरए से लेके कोलाबा तक चलता है। ये प्रोजेक्ट पूरा चल रहा था हमारे टाइम पे भी, कोविड के दौरान भी प्रोजेक्ट कभी रुका नहीं। जो हमने बंद किया था वो आरए की कारशेड करी थी, वो कारशेड पिछले 6 महीनों में बन गई थी, पिछले साल ही बन गई थी। कारशेड बनाना ये 3 महीने का काम होता है, 6 महीने का काम होता है। और अगर आप देखें तो ये 2034 में इनको कारशेड हटानी पड़ेगी। जो स्कैम हुआ है वो देवेंद्र फडणवीस साहब के टाइम पे 10,000 करोड़ का एस्केलेशन हुआ है, सीवीसी गाइडलाइंस के खिलाफ हुआ है। उसके दस्तावेज हमारे पास है, जब सरकार बनेगी तो हम उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी करेंगे। और इसके आगे भी जाता हूं मैं। अभी जो मेट्रो लाइन 3 बनने वाली थी, विनोद तावड़े साहब ने ट्वीट भी किया था कि जुलाई में प्रधानमंत्री महोदय गिफ्ट करने वाले हैं मुंबई को, आज भी पूरी नहीं हुई है, डिले किया है। ये होने तो आप नहीं दे रहे, रोड़ा तो आप बने हुए हैं। चलो लाओ सरकार में, हमें बना देता। आप न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट नहीं लगने देते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, जैतापुर हो फिर या नानार हो या बारसू हो, जो स्थानिक लोग हैं वहां के, अगर वो उनके खिलाफ है, उनसे बातें कीजिए। अब ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, एनजीओ टाइप की राजनीति भी करेंगे। अगर आपको विकास करना है, आपको रोजगार सृजित करने हैं, उसके लिए आपको निवेश भी करना पड़ेगा। आपको मैं एक बात कहता हूं, You can't have your cake and eat it too. I'll tell you what, my cake is for the people to eat and I'll give bread also to eat. And I will give roti also to eat, और मैं रोजगार भी दूंगा। भाजपा जो करने जा रही है, हम मराठी में कहते हैं राख रंगोली, यानी किसी की हालत खराब कर देना। तो राख यहां महाराष्ट्र में छोड़ के जा रहे, रंगोली लेके जा रहे गुजरात। लाइए ना, जो जैसे हमने कहा वेदांता फॉक्सकॉन लाइए महाराष्ट्र में, एयरबस टाटा लाइए फिर महाराष्ट्र में। हमारे डायमंड बोर्ड्स को आप फोर्स कर रहे हो कि सूरत जाओ। गिफ्ट सिटी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर मुंबई में आना चाहता था, मुंबई में दिया था कांग्रेस के समय में, वो क्यों लेके गए आप सूरत? आपको इतना दर्द हो रहा है? संदीप जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गिफ्ट भी वहां रहने दीजिए, गुजरात को दीजिए, मुझे दीजिए, जो हरियाणा को जाना है वहां जाने दीजिए, आसाम को जो मिलना है वहां मिलने दीजिए, लेकिन जो हमारे हक का है वो छीन के मत लेके जाइए वहां। और उनको सिर्फ यही उनके मन में है कि महाराष्ट्र को आगे लेके जाना नहीं है उनको। महाराष्ट्र के हिसाब से मुद्दे पकड़ते हैं क्या आप? अब निवेश को लेकर जो आपके पेट में तकलीफ हो रही है, उसी निवेश को आप रोक। एक वक्त ये भी था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आदित्य, कि सारी यूनियनों पर मुंबई में शिवसेना का कब्जा था, अभी भी है, और वो काम नहीं होने देते थे। इस होटल में भी हमारी यूनियन है। वो एक कॉल पर नहीं संदीप जी, एक मिनट, इस होटल में भी हमारी यूनियन है। मुंबई के सारे 5 स्टार में हमारी यूनियन है। और
कभी भी स्ट्राइक नहीं हुआ है, कभी भी कुछ गलत काम नहीं हुआ है। इसलिए तो मुंबई पूरे देश का हॉस्पिटैलिटी का कैपिटल है, क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं। हम गलत काम नहीं करते भाजपा जैसे, हम गलत काम नहीं करते मिंदे जैसे। वाधवान प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे, पोर्ट नहीं बनने देंगे, किसी एक खास बिजनेस पर आप निशाना साधने लगेंगे। कौन से वाले? कोई भी उद्योगपति या बिजनेस हाउस किस पे हम निशाना देश साध रहे हैं? में अगर नाम लीजिए। अदानी ग्रुप की मैं सीधी बात कर रहा हूं, धारावी में अगर वो हाउसिंग प्रोजेक्ट करते हैं तो आप किसी बिजनेस हाउस को टारगेट करके आप एक खौफ, एक भय पैदा करते हैं क्या बिजनेस कम्युनिटी में? अगर वो मेरी मुंबई लूट रहे तो उनमें खौफ होना भी चाहिए। मैं मुंबई लूटने नहीं दूंगा। धारावी की अगर बात कर रहे हो आप, तो ये मैं बात स्पष्ट कर देता हूं। पहली चीज है कि हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं है। अदानी जी भी हमारे पहचान के हैं, हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पहचान के, और अभी के नहीं, बहुत सालों से है। बात स्पष्ट है कि धारावी का पुनर्विकास होना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। हमारे समय में भी जब टेंडर बन रहा था, अगर बन जाता था, पूरा हो जाता था, शायद अदानी जी जीत जाते या कोई जीत जाता, आप भी जीत जाते थे, क्योंकि ये फ्री एंड फेयर टेंडर था। लेकिन उस टेंडर में जो कोई चीजें अभी लाई है उन्होंने, पहले स्टेयरकेस प्रीमियम माफ कर दिया, ओपन स्पेस प्रीमियम माफ कर दिया है। अगर आपको शहर में, मेरे मुंबई में, आपके मुंबई में किसी को भी बिल्डिंग बनानी, इमारत बनानी हो, तो टीडीआर करके एक चीज होती है, वो खरीदनी पड़ती है। इस टेंडर में लिखा है कि पहले 50% टीडीआर सिर्फ और सिर्फ अदानी जी से ही खरीदना पड़ेगा। क्यों? वो रेट तय करेंगे और वो ये भी तय करेंगे कि आपको देना है कि नहीं देना है। क्यों? वो कब से मालिक बन गए मेरे शहर के? शहर का मालिक मेरा मुंबई का है। तो इतनी सारी संस्थाएं हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। मुझे पूरे करनी चाहिए। तो ये तो हुई बात। फिर धारावी, मूल धारावी जो है वो 300 एकड़ की है, उसमें और 250 एकड़ अटैच कर दिए, क्योंकि वहीं पे पीएपी और पीटीसी बनने जरूरी है, या कीटू की भी बिल्डिंग्स बन सकती है। आज जो धारावी रीडेवलपमेंट है वो 540 में एकड़ में हो सकता है, लेकिन उसके आगे जाके अबव एंड बियॉन्ड टेंडर उन्होंने मुंबई के और 540 एकड़ लिए हैं। कुर्ला में लिया है, मुलुंड में लिया है, विक्रोली हो, घाटकोपर हो, भांडुप हो, मलाड में, मड आइलैंड के उधर कोलीवाड़ा में घुस गए हैं। 540 प्लस 540 एकड़, 180 एकड़, 1080 एकड़। सुनिए, आप कह रहे पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया किसी को फेवर करने के लिए। सुनिए, 1080 एकड़ उन्होंने मुंबई के फ्री ऑफ कॉस्ट लिए। अगर यही 1080 एकड़ मुंबई को अपने ड्यू पैसा देके अगर ले तो कोई आपत्ति नहीं है। अब दुनिया में सबसे अमीर इंसान बनो, कोई आपत्ति नहीं है, हम ना रोकेंगे। हम तो कहेंगे आगे बढ़ो। मुंबई से कोई बन रहा है, आगे बढ़ो। हमारे देश से, भारत देश से बन रहा है, हिंदुस्तान से बन रहा है, बढ़ो। लेकिन हमारे कोई भी शहर को मत लूटो। आज मुंबई में आप प्लेनिपोटेंशियरी अथॉरिटी नहीं बन सकते। मुंबई का सबसे ताकतवर इंसान मुंबई का है और मुंबई कर ही रहेगा। आप तेरा उद्योगपति मेरा उद्योगपति की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड जब होती है तो वो संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है। क्या संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं? आप ये आरोप लगा रहे हैं। मैंने बीच में सुना था कि भाजपा के कई सारे लोगों ने, कई कार्यकर्ताओं ने यूपी में साईं बाबा का विरोध किया था, और अभी की बात है, फोटोज भी आए थे, क्योंकि साईं बाबा तो कहते थे सबका मालिक एक है। लेकिन भाजपा की यह मान्यता सबका मालिक अदानी है, इसलिए उनका विरोध किया उन्होंने। आप गुजराती बनाम मराठी बिजनेस में या मुंबई लॉबी वर्सेस गुजरात लॉबी भी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मुंबई में कितने सारे गुजराती बिजनेसमैन हैं, काम तो कर रहे हैं। मुंबई में ही उनकी कर्मभूमि है, मुंबई में जन्मभूमि है। आज देश से लाखों लोग हमारे मुंबई में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, एक सपना लेके रोजगार का। कभी ना कभी कोई जॉब मिल जाएगा, भजिया तलने का नहीं है, सपना जो मोदी साहब ने बताया था वो नहीं, रोजगार का। और वही रोजगार की अगर आप एक अपॉर्चुनिटी हमसे छीन के अपने फेवरेट राज्य में लेके जाए तो मैं विरोध करूंगा। अगर गुजरात में कुछ आ रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन हमसे अगर छीने तो मैं विरोध करूंगा। आप क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी बेच रहे हैं जब आप रोजगार की बात करते हैं? अब कांग्रेस की ही हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल में उनकी सरकार है, तेलंगाना में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है। बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा लगातार विपक्षी खेमा पिछले 1.5-2 साल से बना रहा है। पर आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश में तो तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं है। सरकारी कर्मचारी कोई तनख्वाह टाइम पर बांट नहीं पा रहे हैं और आप बेरोजगारी की बात करते हैं। मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं मेरे राज्य के बारे में कह सकता हूं, मैं मेरे पार्टी के बारे में कह सकता हूं। और महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार थी, कोविड का समय चल रहा था, तब भी हमने मैग्नेटिक महाराष्ट्र का प्रोग्राम लिया था। तभी हमने 6.5 लाख करोड़ की गुंतवणूक, इन्वेस्टमेंट इस महाराष्ट्र में लाई थी। इन्वेस्टमेंट है ना, दिखाई दी, हमने काम तो किया है। इनफैक्ट किसी न्यूट्रल न्यूज़पेपर ने हमारा व्हाइट पेपर भी किया था और उसमें 95% जो एमओयू साइन हुए थे वो ट्रांसलेट हुए। क्या 2.5 साल बनाम 2.5 साल की परफॉर्मेंस पर भी जनमत संग्रह होने वाला है, उसका फैसला होने वाला है? उद्धव काल बढ़िया था कि शिंदे काल बढ़िया है? 2.5 साल सरकार के
जनता के हित की सरकार के, महाविकास आघाड़ी के, महाराष्ट्र के हित के, और 2.5 साल गुजरात के हित के और अदानी के हित के। इसमें बहुत फर्क है। सीधी सीधी लड़ाई उद्धव ठाकरे काल और शिंदे काल की है। नहीं, उद्धव जी और बीजेपी और उद्धव जी और ये सारे इश्यूज वो है, ये किसी को भी उनके लेवल पे मत लाइए आप। नहीं, पर ये मैं लेवल की बात इसलिए आ रही है, एक अजीबोगरीब सी एक बात हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, संजय राउत आपकी पार्टी के थे और नाना पटोले और जयंत पाटिल, और जी हम 270 मिलकर लड़ेंगे, 85-85-85 का फॉर्मूला। ये बड़े भाई और छोटे भाई की भी लड़ाई हो रही है कि दोनों गठबंधन। मैं महाविकास आघाड़ी की बात करता हूं। आप एक नेचुरल बिग ब्रदर थे इस अलायंस के, आपका कद कमतर कर दिया गया है। क्या थोड़े यंग दिख रहे इसलिए शायद होगा, थोड़ा इसलिए। देखिए, इसमें ना कोई झगड़ा बड़ा भाई छोटा भाई का है। मैं सच कहता हूं, ये झगड़ा ना मुझे ये पद चाहिए या किसी को वो पद चाहिए, किसी को सीएम बनना है, क्योंकि अगला प्रश्न आपका वही होगा कि सीएम पद का चेहरा कौन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें महाराष्ट्र हित का सीएम बनाना है, महाराष्ट्र हित की सरकार लानी है। अगर आज आप देखें मेरे राज्य में, तो जाति जाति में इन्होंने वाद निर्माण करके रखे हैं, धर्म में वाद निर्माण करके रखे हैं, हर एक समाज में कुछ ना कुछ बवाल हो चुका है, सोसाइटीज में झगड़े हैं, और ये सारे झगड़े का रूट कॉज है रोजगार। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। एयर इंडिया ने 600 पदों के लिए रोजगार की एक संधि लाई थी। 25,000 लोग हमारे मुंबई में आए थे। पुलिस भर्ती थी, कांस्टेबल पोस्ट के लिए 17,000 पोस्ट थे। 17 लाख युवा आए हैं इस शहर में वो पोस्ट के लिए। कोई बीकॉम थे, कोई एमकॉम थे, वाली तस्वीरें भी हमने देखी। तो कोई बीकॉम थे, कोई एमकॉम थे, कोई हाईली एजुकेटेड थे। तो ये पर किसी भी पार्टी के पास बहुत खराब है। कांग्रेस की बात छोड़िए, क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास कोई एक खाका है कि हम नौकरी देंगे तो कैसे देंगे? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, भाई हम दे देंगे, ये तो कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने भट्टा बिठा दिया, युवा डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ जा रहा है। कोई आपके पास दरअसल व्हाइट पेपर है, कोई एक रोड मैप है कि हम ऐसे नौकरी देंगे? हमारे मैनिफेस्टो तो आने दीजिए, वो एक पहली बात है। उसको आप प्रॉमिस करते हैं एबीपी न्यूज पर कि कम से कम एक रोड मैप होगा। 100% होगा। हम वो ही, सिर्फ एक सपना नहीं। हम बीजेपी नहीं है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और वो ही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, यानी इस राज्य में अगर कोई एक व्यक्ति है जिसपे सबका विश्वास हो, वो है उद्धव बाला साहब ठाकरे। अगर आपने देखा होगा तो हमारे सरकार में किसानों का विश्वास उन पे था, महिलाओं का विश्वास उन पे था, विद्यार्थियों का विश्वास उन पे था, डॉक्टर्स, कोविड काल में अगर आप देखिए, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, रेसिडेंट डॉक्टर्स हो, विश्वास उन पे था, आशा वर्कर्स हो, विश्वास उन पे था। और सबसे अहम चीज यानी सारे जो वर्कर्स है, लेबरर्स है, साथ ही सारे जो उद्योगपति है, उनका विश्वास उद्धव बाला साहब ठाकरे इस व्यक्ति पे था कि ये आदमी हमें फंसाएगा नहीं, लूटेगा नहीं। और वो हमने पूरा कर दिखाया 2.5 साल में। वही तो माहौल था हमारे समय में। तो विश्वास और भरोसे की जब बात आती है, आपस में भरोसा कायम है क्या? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि देखिए, ठाकरे परिवार में, आपके खानदान में ऐसी परंपरा नहीं थी कि भाई एक्टिव सक्रिय राजनीति में आओ, और मातोश्री लोग जाते थे सलाम ठोकने के लिए। नहीं, आजकल अब आपको दिल्ली भी जाना पड़ता है बातचीत करने के लिए। कहीं भी जाए उसमें क्या तकलीफ है? आप राजनीति में आने का आपने फैसला लिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उस पर आसीन हुए उद्धव ठाकरे, तो इसलिए ये सवाल, अब इसीलिए सवाल जरूरी होता है। मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी का जब 2.5 बनाम 2.5 की लड़ाई उसे आंका जाएगा इस चुनाव में, तो उद्धव ठाकरे शुड हैव बीन द नेचुरल चॉइस। उसमें तो किसने ना कहा है अभी? थोड़ी Who has said no? But nobody said yes. उद्धव ठाकरे ही चेहरा है। देखिए, हमारे सारे जो सर्वेस हैं, हमारे सारे जो ट्रैकर्स हैं, उसमें यही आ रहा है कि अगर कोई विश्वासु चेहरा है जो राज्य के हित के बारे में कहता है, सेल्फलेस है, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे। ये तो सारे सर्वेस में आ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई कोई पर्सनल एम्बिशन की नहीं है, ये लड़ाई पर्सनल फाइट के भी बारे में नहीं है, ये लड़ाई महाराष्ट्र की है। स्वार्थी नहीं है हम लोग इसमें। जो लड़ाई आज मिंदे गैंग, एनसीपी जो फूटी हुई है और बीजेपी कर रही है, वैसे हम नहीं है। अभी तक सीट कौन कितनी दरअसल लड़ रहा है उसका औपचारिक ऐलान तो आपने किया नहीं। हो गया, आज तो, कल तो नामांकन पूरे हो गए। नामांकन पूरे हो गए, अभी भी अटक झटक है ना कई जगह। कहीं नहीं। अभी जैसे माहिम में ही हुआ कि अब वो वहां से कैंडिडेट एनसीपी ने अपना विड्रॉ किया, तो अब कांग्रेस वहां पे लड़ेगी। अभी तो 4 तारीख पर निगाहें हैं सब लोगों की कि विड्रॉल कितना होगा। की बात ये होती है कि कहीं जगह बगावतें होती है, कहीं जगह ऐसे लगता है कि हम जीत सकते हैं, वो तो चित्र साफ होगा। लेकिन काफी सारे, अगर आप देखें महाराष्ट्र में, लोगों ने ये तय किया है कि ये महाराष्ट्र लूटने वाली जो एक
रेजीम है, मैं सरकार नहीं कहूंगा, रेजीम है, उसे हटाना है, क्योंकि ये आखिरी मौका है हमें कि हमारी हित की सरकार बिठाए। गलती से किसी की भी वजह से ये महाराष्ट्र द्रोही सरकार वापस बन गई, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आ गई, तो ये तो दंगे करवाएंगे, ये रोजगार का मसला तो और बढ़ाएंगे, और सिर्फ लड़ाते लड़ाते खुद को सरकार में बिठाएंगे। 2019 में आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थे, लेकिन आपके गठबंधन में अब कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें हैं। नो प्रॉब्लम। क्या आप मान रहे हैं आप कमजोर खड़ी हैं इस गठबंधन के? बिल्कुल नहीं, हम गठबंधन में हैं, और ये गठबंधन विश्वास का गठबंधन है। ये बीजेपी के साथ जैसे जुमलेबाजी का गठबंधन नहीं है। नहीं, लोकसभा में 48 में से 30 सीटें आपने जीती, पर अगर स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट की बात की जाए तो कांग्रेस ने 13 सीटें जीती, 76% का स्ट्राइक रेट था। 8 सीटें जीती एनसीपी ने, 80% का स्ट्राइक रेट था। आपने 9 सीटें जीती, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट सिर्फ 43% था। बिल्कुल, मैं इसमें दो बातें कहना चाहता हूं। पहले तो हम वो लोग नहीं है जो किसी के सुख पे नाराज हो जाए। अगर हमारे दोस्त अच्छा परफॉर्मेंस करे तो हमें और भी खुशी है। हम वो भी लोग नहीं कि किसी के दुख में हम खुश हो जाए। लेकिन ना कांग्रेस फूटी थी। अगर आप देखें तो राष्ट्रवादी में पवार साहब खुद एक चेहरा थे और हर जगह जा रहे थे। हमारे पास उन्होंने मेरे दादाजी का फोटो इस्तेमाल किया, हमारा चिन्ह लिया, हमारा पक्ष का नाम लिया। मैं तो एकनाथ शिंदे जी को चैलेंज देता हूं कि मेरे दादाजी का फोटो इस्तेमाल मत कीजिए, खुद के दादाजी का फोटो इस्तेमाल कीजिए ना, खुद के पिताजी का फोटो इस्तेमाल कीजिए, पूर्वजों का फोटो इस्तेमाल कीजिए, खुद का फोटो के इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उसके आगे भी जाके भाजपा, जो खुद को सबसे बड़ी दुनिया में पार्टी समझती है, सबसे ज्यादा ईडी, आईटी, सीबीआई उनके हाथों में थी, चुनाव आयोग शायद उनके ऑफिस से चलता है ऐसे हमें लगता था, बहुत सारी चीजें उनके हाथों में होके भी महाराष्ट्र में वो 9 पे है। और हम बिना 44 एमएलएस, बिना 40 गद्दार, बिना 12 सांसद, बहुत सारे हमारे स्थानिक नेता, धन उनके पास, तन मन हमारे पास, हम भी 9 पे है। अगर आप देखें तो बहुत, जैसे कल्याण, हमने एक वहां की व्यक्ति दी थी जो कॉमन आदमी थे, यानी वैशाली दरिकर हमारी जो कॉमन उधर की एक कार्यकर्ता है, उनको टिकट दिया था। आई लड़ी, 4.5 लाख वोट उसने लिए, तो वैशाली ताई भी जीती है। नहीं आदित्य, जो आपने आंकड़ों की तफसील दी वो बहुत अहम है। बहुत अहम। दरअसल लोकसभा चुनाव में ये तय नहीं हो पाया है कि हु वाज द विनर। नहीं, एमबीए वाज द विनर। नो, एमबीए की बात नहीं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना, एकनाथ शिंदे में जीता कौन? बिल्कुल नहीं, ये विधानसभा चुनाव तय करेगा। मैं तो ये कहता हूं कोई भी जीता कोई भी हारा, लेकिन चोर चोरी रहता है, वो कभी मालिक नहीं बन सकता। गद्दारी बड़ा इशू है। गद्दारी किसने की है? कल देखिए एक हमारे आदिवासी समाज के आमदार थे वनगा जी, वो उनके साथ चले गए, 2 साल बाद उनका टिकट कट गया। कल बेचारे रो रहे थे टीवी पे कि उद्धव ठाकरे भगवान आदमी है, एकनाथ शिंदे ने फंसा दिया। और ये परिस्थिति हर एक की होने वाली है, ये सिचुएशन हर एक की होने वाली है। इसमें यह भी तय होगा कि दरअसल असल शिव सैनिक जो अनसंग हीरोज होते हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के, कार्यकर्ता किसके साथ है? हमारे साथ है। कार्यकर्ता हो जो शिव सैनिक है, उन्होंने यही देखा है, यही माना है, यही जाना है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे में उद्धव ठाकरे भी है, बाला साहब ठाकरे भी है, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यही ओरिजिनल है और यही एकमेव है। पुरोगामी की बड़ी बात होती है, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र। इन्होंने ही पिछले 2 सालों में हमें सपोर्ट किया है, हमारे साथ रहे, हमें कुशन किया है। इन्होंने जो ताकत है उनसे ही मिली है, जो प्रेरणा है उनसे ही मिली है, और वो ही महाराष्ट्र के हित के लिए लड़ रहे हैं आज। पुरोगामी की भी बड़ी बात होती है, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र इतना प्रोग्रेसिव है और इसमें कोई शक नहीं। और मैं मुंबई में रहा हूं, मुंबई इज द सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री फॉर विमेन, इसमें भी कोई शक नहीं है। पर ये एक विचित्र सी बात है, एक कड़वी हकीकत भी है क्या, या हमारा मानस ऐसा है, महाराष्ट्र में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई? आदित्य देखिए, मैं आपको पहली बात कहता हूं, ये महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, नहीं हो सकती है, होता है, ये चलते रहता है, क्योंकि ये राजनीति की बात है। लेकिन आपने जो कहा सेफेस्ट सिटी, अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ये भाजपकरण होते जा रहा है, ये भाजपा की कल्चर महाराष्ट्र पे इंपोज करते जा रहे हैं। परसों ही पिछले हफ्ते की बात है, रोड रेज हुआ, उसमें मॉब लिंचिंग हुआ, वो बेचारी माँ उस पर लेटी रही तो भी कोई ना कोई उसको लात मारते रहा, वो उधर ही मर गया। ये बात कभी महाराष्ट्र में होती नहीं थी। आप क्या खाते हो, कौन से कपड़े पहनते हो, किस कलर के कपड़े पहनते हो, कहाँ जाके प्रार्थना करते हो, इन बातों पे कभी बवाल या बहस होती नहीं थी, ये महाराष्ट्र में होने लगी है। कभी आप देखो तो कभी पुलिस पीआई पे, एपीआई पे हमला हो जाता है, कभी गुंडा कोई राजनेता बन जाता है। ये बातें कभी महाराष्ट्र में होती नहीं थी, ये भाजपा ने लाई है हमारे महाराष्ट्र में। शिवसेना पर तो आपके अतीत का, अगर हम 60 के दशक से बात करें, सबसे बड़े गुंडागर्दी करने का आरोप तो आप पर लगता रहा है। कौन लगाता था?
कौन लगाता था? ये तो ये मीडिया की गलतफहमी थी। उन्होंने अच्छा, मीडिया की गलतफहमी। पहले साउथ इंडियंस को टारगेट किया, फिर नॉर्थ इंडियंस को टारगेट किया, फिर मुसलमान दुश्मन बन गए। बिल्कुल नहीं संदीप जी, ये बात है कि हम हमें हमारे जो भूमिपुत्र है किसी भी राज्य के हो उनके बारे में बात कहते रहेंगे, वो हमारी कोर आइडियोलॉजी है। अगर आप दो जॉब सेम लेवल के हो, अगर मैं आपके राज्य में हूं, मेरी क्वालिफिकेशन और आपकी क्वालिफिकेशन सेम हो, तो आपको वो जॉब पहले मिलनी चाहिए क्योंकि आप वहां के स्थानिक रहवासी हो। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं कि आज भी हमारी लड़ाई वो ही है, जॉब्स पे है। जो जॉब्स यहां देश भर से लोग आते हैं। नहीं, आपने प्रॉमिस किया है एबीपी न्यूज के इस मंच पर, हम आपके घोषणा पत्र को अच्छी तरह से ट्रैक करेंगे, उसके अंदर बिल्कुल, और सरकार जब बनेगी कम से तो कम हर रोड महीने मैप होना चाहिए, करते जाइए। क्योंकि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी भी कीमत पर डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इट शुड बी अ लायबिलिटी। और जैसे मेरे साथ करोगे वैसे ही केंद्र सरकार के साथ बिल्कुल बिल्कुल, हम हर चीज में पूरी डिटेलिंग में जाते हैं, हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए तो मैं आया हूं मंच पे आपके। नहीं, हमारा ना काउ से दोस्ती ना काउ से बैर। पर आदित्य, अभी वो सवाल अधूरा है। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए का, क्योंकि अगर आप महायुति से बात करें, वो अपना जो ट्रंप कार्ड मान रहे हैं, तुरप का इक्का मान रहे हैं, वो है लाडली बहना स्कीम। जो बहनाएं उन्हें अभी याद आई है, अभी तक बहनें उनको याद नहीं थी। कब आई? नहीं, टाइमिंग इज ऑफ एसेंस इन पॉलिटिक्स। ये देखिए, फिर आपने कहा पॉलिटिक्स है। जब हमने किसानों को कर्जा मुक्त कर दिया था, उनको कर्जा मुक्त कर दिया था, वो टाइमिंग नहीं था ना, वो पॉलिटिक्स था। सरकार बनते ही हमारा वादा हमने पूरा किया था। वैसे ही लाडली बहना को तो हम चलाते रहेंगे, क्योंकि मैंने सुना है भाजपा का प्लान ये है कि जनवरी में कोई कोर्ट में जाएगा, पीआईएल दाखिल करेगा और फिर सरकार को कहेंगे ये तो आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। महायुति वाले कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये आ गए महाविकास अघाड़ी वाले, ये बंद कर देंगे स्कीम को। हम भाजपा नहीं है, मैं वापस यही कहना चाहता हूं, हम बढ़ा के ही देंगे, लेकिन साथ साथ बढ़ा के देंगे, साथ साथ बहनों का आदर भी होना जरूरी है। आज इसी रेजिम में, मैं फिर कहता हूं सरकार नहीं कहूंगा, रेजिम में दो मंत्री ऐसे हैं, एक ने सुप्रिया सूले को बहुत गंदी गालियां दी है, एबीपी ने भी बहुत कवर किया उसको, 17-18 बार गालियां दी उनको तो प्रमोशन मिल गया, कैबिनेट मंत्री बना दिया था। दूसरे ऐसे आदमी हैं जिन्हें भाजपा के ही महिला जो आघाड़ी है उन्होंने विरोध किया था, उनको भी कैबिनेट मंत्री बना दिया। तीसरे ऐसे हैं, वो वामन मात्रे करके हैं, उन्हें एक महिला पत्रकार को पूछा था, क्या रे तेरा ही रेप हुआ है क्या? ये भाषा हुई? ये सूट होता है? और जो व्यक्ति, जो पार्टी गौरी लंकेश के मर्डरर्स को अपने पार्टी में ले सके, जो पार्टी बिल्किस बानो के रेपिस्ट का स्वागत कर सके और की आरती उतार सके, ये कभी महिलाओं का सम्मान करेगी? पर महिलाओं ये झूठी बात है। ये महिला जानती है महाराष्ट्र की। और आज आप देखिए संदीप जी, जो 2014 में कहते थे हम 15 लाख देंगे, अभी 1500 दे रहे। स्थिति ऐसे भी होगी जैसे परसों योगी जी ने 300 रुपए के चेक बांटे हैं, वैसे ही 150 रुपए के भी चेक बांट सकते हैं। भाजपा को कोई शर्म नहीं है। सुप्रिया सुले हो सकती हैं आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि ये बात जो है ये जनता तय करेगी। महिला हो पुरुष हो, हम कोई फर्क नहीं करते, जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। महाराष्ट्र हित के बारे में जो बात करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो महाराष्ट्र हित के बारे में बात करेगा, सबसे बड़ा मुद्दा या करेगी, जो भी हो। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव की हार और जीत तय करने वाला वो कौन सा है आपकी निगाह? देखिए, मुद्दे बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि ये आखिरी मौका है महाराष्ट्र को कि हम अपने जो रूट है वो रीरूट करें। आज महाराष्ट्र से जॉब चले जा रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजकीय अस्थिरता है, गुंडागर्दी तो बढ़ती जा रही है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। आज अगर आप देखिए तो शिक्षा का जो स्तर है वो गिरते जा रहा है। आप जॉब लेने जाओ तो जॉब मिलता नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मेरा पहला टारगेट होगा तो जॉब्स जॉब्स जॉब्स, ये सबसे बड़ा टारगेट। उसमें आप आरक्षण को जोड़ देते हैं कि भाई जितनी आबादी उतना हक, जातिगत जनगणना हो जाए, आरक्षण की सीमा हम बढ़ा देंगे, ये 50%, वो तो खैर ईडब्ल्यूएस के चलते 60% वैसे भी हो गया है। बस आरक्षण के जरिए ही आप वो काठ की हांडी दोबारा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण के कार्ड को क्या दरअसल बीजेपी ने हरियाणा में ध्वस्त कर दिया? मुझे लगता है आरक्षण हो, रक्षण हो, हर एक के न्याय और अधिकार सुरक्षित रहना जरूरी है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि अगर पल भल के लिए जो भी हो मान्य भी हो गया, फिर भी जॉब्स कहां है? मेरी पहली प्रायोरिटी जॉब्स ही रहेगी। और महाराष्ट्र में जो युवा है, जो बेरोजगार है, उसे जॉब्स देने मेरी जरूरत है, वो मैं देके रहूंगा। इसमें हिंदुत्व का सच बोल रहा था फैक्टर, बजर भी बच गया। ये देखिए, हिंदुत्व का फैक्टर पर भी हम चर्चा करें, क्योंकि दरअसल हिंदुत्व विचारधारा को लेकर वो आपकी यूएसपी रही है। जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई उस बारे में भी बीजेपी के नेता खुलकर नहीं बोले सालों तक। रहे। हाँ, आपने खुलकर कहा कि लो हमने किया है।
पर आज की तारीख में बीजेपी की तरफ से 3 शब्द वो चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू समुदाय बंटना नहीं चाहिए, आप लोग जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदुत्व की भी लड़ाई है और इस लड़ाई में आपकी भी अग्नि परीक्षा हो रही है क्या आदित्य? आपकी यानी कि शिवसेना की। बिल्कुल, और हम तो अग्निपथ पे ही चल रहे हैं, ये तो आदत हुई हमें। लेकिन बटोगे तो कटोगे का अर्थ यही होता है कि महाराष्ट्र में जो भाजपा हम लोगों में वाद निर्माण करना चाहती है, अगर हम बट गए, समाज में हो, धर्म में हो, जाति में हो, तो हमारा खिस्सा तो कटने वाला है, क्योंकि भाजपा महाराष्ट्र को लूटेगा। ये इनकी पॉलिसी यही है, बटोगे तो कटोगे और फिर महाराष्ट्र को लूटेंगे, यही कहते आएंगे। लेकिन भाजपा कौन होती है हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाली? मैंने तो उनसे एक सवाल पूछा है, संदीप जी आप भी पूछे कभी, अभी मुझे पता नहीं देवेंद्र जी आएंगे नहीं आएंगे, अभी पता नहीं, आके गए होंगे। 2-3 चीजें मैं आपसे फुटनोट करके देता हूं, आप उचित लगे तो पूछे। पहली बात तो नवाब मलिक साहब को तो इन्होंने क्या क्या कह के गए। दाऊद का दोस्त है, प्रफुल्ल पटेल साहब को कहा है दाऊद का पार्टनर है, अभी दोनों तो उनकी अलायंस में गए। एकनाथ शिंदे ने तो हमारी जो पार्टी थी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि हम दाऊद के अलायंस के साथ नहीं बैठ सकते, रोए वो के सब हो गया, अभी उनके ही पार्टी के अलायंस में टिकट पे लड़ रहे, तो फिर दाऊद के साथ अभी उनका गठबंधन हो गया। दूसरी बात, बांग्लादेश में उन्होंने कहा था, बहुत बार ये पिछले 2-3 महीनों में बहुत बार सुना है मैंने, कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। बात सुनी थी आपने? इंस्टाग्राम पे फिल्टर देखा था कि ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर हो रहा है तो उसी बांग्लादेश के साथ क्यों हम क्रिकेट खेल रहे हैं? सिर्फ बीसीसीआई बीजेपी कंट्रोल है इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते? अगर यही कांग्रेस होती तो कहते ये एंटी नेशनल है। तीसरी बात, जिस राम मंदिर का अनावरण इन्होंने पूरे होते हुए भी ना किया, यानी आधा अधूरा छोड़ के पहले उद्घाटन करो फिर देखेंगे बाद में देखेंगे, ये कौन सा हिंदुत्व है? तो इनका चुनावी हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व साफ है, हृदय में राम और हाथ को काम। क्योंकि जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी हम अयोध्या गए थे, जब हमारी सरकार बनी तब भी कांग्रेस के 2-3 विधायक साथ में आए थे, हम अयोध्या गए थे। और हमारी जो हिंदुत्व की परिभाषा है वो यही है कि ये भाजपा को जो हिंदुत्व है वो घर जलाती है, हम घर में जो चूल्हा होता है वो जलाते। ये सिर्फ भाजपा के आरोप नहीं है, असल आरोप तो एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत को, उनकी विचारधारा को आपने तिलांजलि दे दी सत्ता के लोभ में। मैंने तो कितनी बार कहा आप नकली हिंदू है, वो ये कह रहे हैं। मैंने तो कितनी बार कहा, अभी फोन उठाए उनसे पूछे, मैं यहां बैठा हूं, वो आने के लिए तैयार है क्या मेरे सामने? आप ही मॉडरेट कीजिए सेशन। आप खुद ही एक बहस के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये क्या सिखाएंगे? ये खुद भाग के गए सूरत। ऐसे डरपोक इंसान कभी बाला साहब की विरासत नहीं चला सकता। ये डरपोक लोग हैं, ये जेल में जाने वाले थे, ईडी ने इनके लोगों को पकड़ लिया था, इसलिए आके रोए थे वर्षा बंगला पे मेरे पिताजी के सामने, और यही गद्दारी करके ऐसे डरपोक लोग भाग के गए थे सूरत। और जो टेबलों पे चढ़ के नाचते हैं वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की कभी विरासत चला नहीं सकते। पर बड़ा तबका उनके साथ चला गया। इनमें हिम्मत होती तो यही रहते और यही कहते कि ये गलत हो रहा है। ये तो भाग के गए थे। 40 से ऊपर विधायक, 12 से ऊपर सांसद, वो सारे चले गए। अलीबाबा के साथ भी 40 चोर थे। घर के अंदर आपने क्या? अलीबाबा के साथ भी तो 40 चोर थे, लेकिन चोर ही रहे ना। अलीबाबा के साथ 40 चोर थे, घर में इतने विभीषण पाल रखे थे आपने। हमने देखे नहीं थे। हमारी राजनीति यही होती है, जो शब्द देते हैं वो पूरा करते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं, और जो कोई अपने साथ रहे उसे परिवार मानते हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति यहां नहीं चलेगी। और यहां ये कटना बटना की बात होगी। ये हिंदू समाज तक ही सीमित क्यों है? दरअसल क्या आप ये मानते हैं आदित्य कि हिंदू मुसलमान में नहीं बंटना चाहिए ये देश? हमने पहले ही एक बंटवारा झेल रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यही है हमारा, ये हमारी बुनियाद होनी चाहिए, नींव होनी चाहिए। लेकिन चाइना के बारे में बताइए ना, पहले लद्दाख में क्या हो रहा है, वहां कितनी जमीन जा रही है, ये क्या हो रहा है आपको बताता हूं। मणिपुर में जा नहीं सकते तो फिर कहीं दूसरे राज्य में जाके और कोई आग लगाइए, किसी एक जाति को बाजू में कीजिए, फिर हिंदू मुस्लिम शुरू कीजिए। ये बीजेपी की राजनीति है। फिर कहते हैं अभी आप तो देखिए पाकिस्तान हमला करेगा अगर कांग्रेस की सरकार बनी, अगर शिवसेना की सरकार बनी। नवाज शरीफ को जाके गले कौन मिलते हैं? ये इनका हिंदुत्व है, ये इनका नकली हिंदुत्व है, इनका चुनावी हिंदुत्व है। तो आप भी तो कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहे हैं। आपको भी अब मुसलमान वोटों की दरकार हो गई है। हमें तो सबके वोटों की जरूरत है, क्योंकि वो भी नागरिक तो है। पहले आप ऐसे मुसलमानों के वोट मांगते नहीं थे। जब वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे थे तब भी हमने बहरामपाड़ा 2012 में जीता था, वहां मुस्लिम मेजोरिटी है। वो इक्का दुक्का उदाहरण से बात नहीं पूरी होती। नहीं, महाराष्ट्र में बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं। लेकिन मैं यही कहता हूं, हम हिंदुओं का इस्तेमाल भाजपा सिर्फ चुनाव के लिए करती है। जब हमसे 2014 में युति तोड़ी थी उन्होंने लास्ट मिनट, तभी तो हम हिंदू थे। अब हमें खत्म कर रहे थे, अभी भी हम हिंदू हैं। विश्वासघात जो उन्होंने किया था 2019 में, तब भी हम हिंदू थे।
मुझे लगता है शंकराचार्य साहब ने तो कहा है, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व में सबसे पहला और आखिरी और सबसे बड़ा पाप कोई होगा तो विश्वासघात है। वो ये 40 चोरों ने और 40 गद्दारों ने, भाजपा ने किया है। तो गद्दारी बड़ा मुद्दा है, पर कांग्रेस के साथ सिर्फ हमसे की वो नहीं, महाराष्ट्र के साथ जो की है वो बड़ा और मुद्दा है, हिंदुत्व के साथ जो की, सबके साथ। लेकिन जो आपकी वैचारिक असमानता है कांग्रेस के साथ, क्या वो अभी भी एक रोड़ा, एक असहजता, एक डिस्कंफर्ट की वजह है? क्या सबब है? क्या देखिए, हम राजनीतिक दल है, हमारा ये मानना है कि संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, जो भी राज्य में हम लड़ रहे हैं, उस वहां के स्थानिक भूमिपुत्रों के लिए हमारे साथ जो भी आएगा और हित की बात करेगा उनके साथ रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो भाजपा हम पहले जानते थे, जो वाजपेयी साहब की भाजपा थी, जो अडवाणी साहब की भाजपा थी, महाजन काका हो, मुंडे काका हो, उनकी भाजपा थी, वो भाजपा अलग है। देखिए ना, महाराष्ट्र में भी विनोद तावड़े जी का स्तर क्या रहा है, गोपाल शेट्टी जी जो उनके कार्यकर्ता रहे, उनका अभी क्या, उनको तो टिकट भी नहीं दिया। काफी सारे है, वैसे राज पुरोहित जी है, प्रकाश मेहता जी है, इनके कैसे उनको ट्रीटमेंट मिली है? तो जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, संघ के भी जो कार्यकर्ता है उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में आपको क्या मिला है, इस राज्य में क्या मिला है आपको कि आप इस सरकार को अपनी सरकार कह सकते हैं? भाजपा के साथ आप कभी हाथ नहीं मिलाएंगे? जब तक ये भाजपा है जो ये आग लगाती का है, मतलब जो क्या है? घर जलाती है, ये भाजपा है जो राम मंदिर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, ये भाजपा है जो बनारस हो या हमारा पंढरपुर हो, वहां को कॉरिडोर बना के पुराने मंदिरों को तोड़ती है, मूर्तियों को तोड़ती है, पुजारियों को वहां हटाती है। उस भाजपा से समझौता नहीं हो सकता। आज की भाजपा के 2 सबसे बड़े चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऑन रिकॉर्ड हैं कि बाला साहेब ठाकरे के मुझ पर बहुत उपकार हैं जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता। तो क्या आप दरवाजा खोला जाए, क्योंकि अभी 23 के बाद की रणनीति को लेकर भी बहुत पोजीशनिंग हो रही है। उन्होंने यही कहा होगा और उन्होंने यही कहा है कि उद्धव ठाकरे नकली संतान है, तो क्या नकली संतान से वो बात करेंगे? तो दरवाजे बंद हो गए हैं हमेशा के लिए। देखिए, मैंने यही कहा है कि जो नहीं, पॉलिटिक्स में नेवर से नो वाला भी उन्होंने हमारे पार्टी के साथ किया, जो उन्होंने हमारे फैमिली के साथ किया, पिछले 10 साल नहीं, पिछले इतिहास में अगर आप देखें तो क्या हमने भाजपा का बिगाड़ा था? हम तो उनके साथ जब थे अलायंस में तो बाहर के राज्य में लड़ते भी नहीं थे ताकि उनका वोट ना कटे। यहां भी उनको सीट्स बढ़ाते देते थे। उनकी जो 5 साल की सरकार थी, फडणवीस साहब की सरकार थी, कभी हमने जो फडणवीस साहब ने हमारे साथ किया कि हमारी सरकार तोड़ो, गिराओ, वेश बदल के, आवेश बदल के जाओ, ऐसे कभी नहीं किया। पिछले दरवाजे से हमारा कुछ नहीं होता, जो भी होता है आगे के दरवाजे से। आप तो लेखक भी हैं, बेहतरीन कवि भी हैं, वो एक अंग्रेजी, अच्छा चलिए वो अभी मैं यंगेस्ट फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर कवि, फॉर्मर फोटोग्राफर, ऐसे बहुत सारे फॉर्मर लगे हुए। नहीं, एक वो अंग्रेजी में एक फ्रेज भी है, हेल हाथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉन्ड, यू साउंडिंग लाइक अ वुमन स्कॉन्ड की बीजेपी ने हमारे को ये धोखा दिया। मैं कभी बात नहीं करूंगी, पर बात हो भी सकती है। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ये भी कहते हैं। अब आपकी भी बात हो जाए वर्ली की। वर्ली हरली बरली हो रही है वहां पर पॉलिटिक्स। मिलिंद देवड़ा आ गए हैं, आपको छोटा भाई भी बता रहे हैं, पर आपको कह रहे हैं बहुत स्पीड ब्रेकर लगा दिए। इंपॉर्टेंस नहीं देता कोई भी आए। यही बात है कि मैं एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता हूं, मैं उम्मीदवार हूं। ऐसे नहीं, आप साधारण कार्यकर्ता नहीं है, वो ठीक है, वो आप समझते हैं, वो पोजीशनिंग के लिए अच्छा लगता है। अभी कभी मुझे घमंड देखा है, एरोगेंस देखा है, कभी कुछ नहीं है। मैं तो जैसे हूं वैसे हूं। लेकिन मैं जैसे उम्मीदवार हूं, वो भी उम्मीदवार है, और ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार आए। 3 युवा हैं, संदीप देशमुख भी वहां से, लगभग 12 उम्मीदवार है वहां से। जो जनता तय करेगी वो जीतेगा। मेरे 5 साल के काम तो है, जनता में है। कई लोग ऐसे भी है जो राज्यसभा की बैकिंग लेके भी आए। हाँ, वो तो राज्यसभा में है, हिम्मत पर हो, वो शायद ही इज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट। हिम्मत हो तो इस्तीफा दीजिए और आइए। अच्छा, इस्तीफा देकर आना चाहिए था। फेयर ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन मैं उन पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, वो कन्वीनियंट राजनीति कर रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं? मैं जवाब देता हूं, वो जनता को जवाब देता हूं। जो जनता जो कहेगी, जो बोलेगी, जो स्वीकारेगी वो मानेंगे। एक और एनसीपी 85 सीट, वो जूनियर मोस्ट पार्टी, अगर हम लोकसभा की भी बात करें, आपने 10 सीटें उनको दी थी, पर ये सीटों में बराबरी, इसके मायने थोड़ा सा आप हमारे लिए डिकोड कीजिए। आज सवाल नहीं, आप यहां पर इसको डिकोड नहीं, मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि उस मीटिंग में था ही नहीं। तो जिस मीटिंग में 85 की नौबत जो फॉर्मूला तय हो गया है, जो कल नामांकन पूरे हो गए हैं, सारे जो वरिष्ठ नेता थे उस मीटिंग में बैठते थे, उन्होंने तय किया है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे परफॉर्मेंस के साथ हमारा ये भी फर्ज बनता है, ये भी कर्तव्य है कि कांग्रेस भी हो और एनसीपी एसपी भी हो, उनका भी
परफॉर्मेंस अच्छा हो, बेहतर हो। एसपी को फिर से अंगूठा दिखा दिया। वो राजनीति में अखिलेश यादव ने कहा त्याग की कोई जगह नहीं होती, आपने लिटरली ले लिया उस बात को और उनको 2 पर ही सिमटा दिया। ये महाविकास आघाड़ी जो है बहुत सारे दोस्तों को लेकर आपने तो आगे जा रहा 18 सीटें रखी थी है। ना। यूपी में ज्यादा लड़ रहे हैं वो। हाँ, यूपी में तो 9 की 9 अब उन्हीं के पास हो गई। तो लड़ रहे हैं ना। हम तो यही कह रहे हैं कि आज देश हित की बात कीजिए। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हमें टकराना है, लड़ना है। आपस में मत लड़िए, यही बात है और सीधी बात है। आपस में नहीं लड़ना है। तो जो आने वाली वक्त की राजनीति है, आप राजनीति का जो ये ऊंट है, जो करवट है, दिल्ली में बहुत चर्चाएं हो रही हैं तमाम अखबारों में और चैनलों में कि भाई 2024 का लोकसभा चुनाव का जो वर्डिक्ट आया, 370 पार 400 पार की जो ताल ठोकी जा रही थी, 240 पर बीजेपी जो अटकी झटकी 32 कम रह गई बहुमत से। और दरअसल ये मोदी 3.0 नहीं, एनडीए 3.0 जो सरकार बनी है कि भाई विपक्ष में जान आ गई। हरियाणा ने कुछ और कह दिया है। महाराष्ट्र दरअसल आखिरी फैसला करेगा क्या कि राजनीति का ऊंट किधर बैठ रहा है। हरियाणा ने एक फैसला किया, वहां की स्थानिक जनता ने किया, बट जम्मू कश्मीर के भी लोगों ने कुछ फैसला किया ना, वो तो इंडिया के साथ आ गए। तो 1-1 तो हो गया। अच्छा, 1-1 हो गया। महाराष्ट्र तय करेगा। कोई पोल दूसरे पोल का संकेत नहीं होता है, कोई सेमीफाइनल नहीं होती, कोई फाइनल नहीं होती। ये राजनीति और ये चलती होनी चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि हर कोई यही एक इंसान जीतना चाहिए या पूरे बहुमत आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज देश को अगर जरूरत है तो मिलीजुली सरकार की जरूरत है। मिलीजुली सरकार, बिल्कुल। एक व्यक्ति की मन की बात नहीं, देश के मन की बात सुनने वाला आदमी चाहिए। गठबंधन धर्म निभाना होगा। पर गठबंधन में तो वो तो कह रहे हैं हमारा तो इतना मुकम्मल गठबंधन है, 40-40 पार्टियों की वो सूची भी बता देते हैं। अभी याद आए सारे पार्टीज, हम भी तो एनडीए में थे, भूल गए थे हमें। तब भूल गए थे। तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र में इस बार क्लियर कट सरकार बनेगी या भाई अजित पवार वापस आ सकते हैं? क्या अजित पवार के लिए दरवाजे खुले होंगे महाविकास आघाड़ी? क्लियर कट महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगा। महाराष्ट्र हित के साथ रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो क्या अजित पवार को साथ ले सकते हैं? अगर मगर की बातों में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बात जो होनी है ना होनी उस पर अभी क्या चर्चा करें। तो आखिरी सवाल, और आपने बेबाकी से जवाब दिया। अब मुझे कहा जा रहा है बंद कीजिए। मेरे पास सवाल अभी 0 पे हम लगभग 10 मिनट से है टाइमर तो, और आपके लोग बहुत नहीं, वो यहाँ पर चक्कर ये है कि उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने में मैं भी थोड़ा सा एक्सपर्ट हो चुका हूँ। मौका मिलता है तो फिर चौका मारना ही मारना चाहिए और उसमें कोई तकल्लुफ का अंदाज नहीं होना चाहिए। सीट कितनी लेकर आ रहे हैं आप? ज्यादा से ज्यादा नहीं, 145 का आंकड़ा है, ज्यादा से ज्यादा बहुमत का। महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी और कंफर्टेबली बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य ठाकरे। थैंक यू। तो महाराष्ट्र की जो जंग है, शंखनाद हो चुका है, ताल ठोकी जा रही है, सवालों की बौछार की, और फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई दिए हैं। लेकिन ये फ्रंट फुट 23 नवंबर तक बरकरार रहता है या नहीं, ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।